हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, मात्र कोशिका संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार मात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो मात्र कोशिका है वो अपनी किस में विभाजित होती है, संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से क्या है, मात्र कोशिका से जो नई क्या बनेंगी, डॉटर सेल्स जो बनेंगी, वो क्या कहलाता है, उस निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल डिवीज़न कितने प्रकार से हो रहा है, 5 प्रकार का ये होता है। पहला है आपका सूत्री विभाजन, दूसरा है असूत्री विभाजन, फिर है आपका स्वतंत्र कोशिका निर्माण, फिर है आपका अर्धसूत्री विभाजन और मुकुलन। तो चलिए पढ़ते हैं सूत्री विभाजन क्या होता है। देखिए, जो सूत्री विभाजन है इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस भी बोलते हैं। तो जो सूत्री विभाजन है ये कायिक कोशिकाओं में होता है। ये अब ध्यान रखिएगा, सूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और जो मियोसिस होता है वो कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं सूत्री विभाजन की। तो सूत्री विभाजन की खोज आपकी की थी W फ्लेमिंग ने 1882 में। अब देखिए इसमें क्या होता है, केंद्रक का जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो विशेष प्रकार के क्रोमोसोम्स लंबाई में, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उसकी लंबाई में ठीक सेंटर में से 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, संतति केंद्रक बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, माइटोसिस कहलाती है। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा, जो क्रोमेटिन है वो कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। तो केंद्रक का जो क्रोमेटिन जो पदार्थ होता है ना, उसमें क्या है, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लंबाई में क्या होता है, ठीक अपने 20 से 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, संतति केंद्रक बना देते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी सूत्री विभाजन या माइटोसिस कहलाती है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा डायग्राम भी बना है कि एक मात्र कोशिका थी, इससे क्या हुआ, सेंटर से ये क्या बन गई, 2 डॉटर सेल्स बन गई इसकी। अब देखो, अगर ये प्रक्रिया क्या होती है, एक बार प्रारंभ हो जाती है तो जब तक पूरी प्रक्रिया ये पूर्ण नहीं हो जाती, ये क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। कम से कम इसमें टाइम कितना लगता है, इसमें कम से कम 2 घंटे का टाइम लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे फ्लो डायग्राम है आपके पास, तो आप इससे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो सूत्री विभाजन है इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, 2 होता है। पहला होता है केंद्रक विभाजन और सेकंड होता है आपका कोशिका द्रव्य में विभाजन। ठीक है, और केंद्रक विभाजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और कोशिका द्रव्य विभाजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब जो केंद्रक विभाजन है ये 2 प्रकार से होता है। इसमें दो फेजेज हैं, इंटरफेज और डिवीज़न फेज। ठीक है, केंद्रक विभाजन 2 प्रकार का है, क्या क्या है, इंटरफेज होता है इसमें और क्या होता है, डिवीज़न फेज होता है। अब जो डिवीज़न फेज है इसमें देखिए 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, क्या क्या हुआ सूत्री विभाजन में, सबसे पहले तो इसमें केंद्रक विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। ठीक है, अब जो केंद्रक विभाजन है उसमें 2 फेजेज हैं, पहला इंटरफेज और डिवीज़न फेज। अब जो डिवीज़न फेज है उसके अंदर 4 फेजेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। चलिए इसके पहले पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या है केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस। इसमें फर्स्ट कौन सी फेज होती है, इंटरफेज। इसको हम क्या कहते हैं, विभाजनांतराल प्रावस्था भी बोलते हैं, यानी कि विभाजन प्रारंभ होने से पूर्व की अवस्था है इंटरफेज। ध्यान रखिएगा कि विभाजन प्रारंभ होने से पूर्व की अवस्था क्या है, इंटरफेज है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म में वृद्धि होती है, गुणसूत्रों के द्विगुणन के लिए DNA तथा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य यहाँ पर होता है और कोशिका विभाजन के लिए ये इसको क्या कहा जाता है, तैयारी की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पे से अगर क्वेश्चन आता है कि कोशिका विभाजन के लिए तैयारी की अवस्था कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, केंद्रक विभाजन में इंटरफेज जो प्रावस्था है इसकी, वो क्या है, कोशिका विभाजन के लिए तैयारी की अवस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए अब सेकंड था इसमें क्या, डिवीज़न फेज। और डिवीज़न फेज को 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। पहला क्या था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज।
देखिए जो इसमें क्या है, प्रोफेज है, यानी कि पूर्वावस्था बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, केंद्रक कला और केंद्रिका इसमें समाप्त हो जाती है और क्या बन जाते हैं, तर्कुरूप बन जाते हैं, ठीक है ना। जो केंद्रक कला होती है और केंद्रिका होती है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और उसके क्या बन जाते हैं, तर्कु बन जाते हैं। जो इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनके मध्य की जो लाइन वो कहाँ की तरफ बढ़ने लगते हैं, मध्य की लाइन की तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए सूत्री विभाजन में केंद्रक कला तथा केंद्रिका किस फेज में समाप्त होती है, प्रोफेज में समाप्त होती है, पूर्वावस्था में समाप्त होती है। पहली लाइन आपके पास है कि सूत्री विभाजन जब होता है उसमें जो केंद्रक कला है और केंद्रिका है वो प्रोफेज में समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए अब सेकंड इसका क्या था, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, गुणसूत्र विशेष रूप से तर्कु से जुड़ जाते हैं। पहले में आपने पढ़ा था ना कि जो तर्कु बन जाते हैं पहले वाले में प्रोफेज में, तो सेकंड में मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मध्य लाइन की तरफ बढ़ते हैं ना प्रोफेज में, तो वो मेटाफेज स्टेज में क्या करते हैं, जो तर्कु बनते हैं उनसे जुड़ जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एकदम आपको क्लियरली दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, पर ये कहाँ से जुड़े होते हैं, क्रोमेटिड से जुड़े होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए मेटाफेज में क्या है, गुणसूत्र तर्कु से कहाँ पे जुड़ते हैं, मेटाफेज स्टेज में जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब है आपकी एनाफेज, यानी कि पश्चावस्था बोलते हैं इसको। इसमें जो आपके क्रोमोसोम्स थे वो 2 भागों में बंट जाते हैं और जो क्रोमेटिड से जुड़े हुए थे उनसे ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ट्रैक्टाइल तंतु जो होते हैं वो ध्रुवों की ओर खींचना प्रारंभ कर देते हैं और संतति गुणसूत्र के समूह विपरीत ध्रुवों पर इकट्ठे हो जाते हैं और वी या एल आकार ले लेते हैं, ठीक है। पश्चावस्था में क्या हुआ, जो गुणसूत्र क्या होते हैं इसमें 2 भागों में बंट जाते हैं और जो पहले मेटाफेज में क्रोमेटिड से जुड़े हुए थे उनसे भी अलग हो जाते हैं और जो टेक्सटाइल तंतु होते हैं वो ध्रुवों की ओर खींचना प्रारंभ कर देते हैं और संतति गुणसूत्रों के समूह कहाँ चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर इकट्ठा हो जाते हैं और वी और एल आकार ले लेते हैं। अब देखिए टीलोफेज यानी कि अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो कि ध्रुवों पर इकट्ठे हैं वो वहाँ से क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं और पुनः वो फैलने लगते हैं और फिर पतले लंबे सूत्रों के रूप में अंत में क्रोमेटिल जाल के रूप में वो क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं और प्रत्येक ध्रुव पर बनने वाले क्रोमेटिन जाल के चारों ओर एक केंद्रक कला स्पष्ट होने लगती है और केंद्रक भी बनने लग जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ध्रुव के स्थान पर संतति केंद्रक बन जाता है और जो तर्कु बना था ना स्टार्टिंग में वो क्या होता है, यहाँ पर टूट फूट जाता है, ठीक है। अंत्यावस्था में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स अभी हमने पढ़ा था आपका एनाफेज में, जो ध्रुवों पर इकट्ठे हो गए थे वो ध्रुवों पर जाके क्या करते हैं, जल को सोख लेते हैं और पुनः क्या होते हैं, फैलने लग जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही फैलेंगे उसके बाद वो क्या करते हैं, पतले पतले लंबे सूत्रों के रूप में अंत में वो किस रूप में आ जाते हैं, क्रोमेटिन जाल के रूप में आ जाते हैं और प्रत्येक जो ध्रुव पर बनने वाले क्रोमेटिन जाल के चारों जितने भी क्या बन रहे हैं, क्रोमेटिन जाल बन रहे हैं, इनके चारों तरफ क्या क्या हो जाती है, केंद्रक कला स्पष्ट होने लगती है और केंद्रक भी बनने लग जाता है। और जो ध्रुव था ना जहाँ पे ध्रुव पे इकट्ठे, तो उस ध्रुव के स्थान पर क्या होते हैं, संतति केंद्रक बन जाते हैं और जो तर्कु बना था वो टूट फूट जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।